इंटेलेक्ट आइस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा चक्रवात की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चक्रवात की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइक्लोन। तो देखिए, साइक्लोन कितने प्रकार का होता है? चक्रवात जो है वो दो प्रकार का होता है, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। Now first we will discuss about the origin of temperate cyclone. हम लोग सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? वाताग्र का विकास, वाताग्र जनन, वाताग्र जनन। So development of front is the reason behind the birth of टेम्परेट साइक्लोन। और इसके लिए एक थ्योरी है, पोलर फ्रंटल थ्योरी। क्या है? पोलर फ्रंटल थ्योरी। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो वी वर्कनेज, वी वर्कनेज, वी वर्कनेज, VJERKENSE। ठीक है, इसका वेट, इसका हम अभी आपको इसका नाम बता देते हैं। हाँ ठीक है, वर्कनेज। ठीक है, वी वर्कनेज महोदय ने इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलर फ्रंटल थ्योरी। अब देखिए, इस थ्योरी में ये थ्योरी क्या कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण क्या है? वाताग्र। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट इज द रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ओके, और ये जो डेवलपमेंट होता है, देयर आर 6 स्टेजेस इन विच द टेम्परेट साइक्लोन टेक्स बर्थ। मीन्स इंटायर लाइफ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन is completed in 6 स्टेज। अर्थात ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के अनुसार जो इसकी उत्पत्ति का, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत द्वारा स्पष्ट की जाती है। और इसके अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति 6 चरणों में होती है, यानी कि इसका पूरा उत्पत्ति और विकास, मीन्स बर्थ एंड डेवलपमेंट, टेक्स प्लेस इन 6 स्टेजेस। ठीक है, तो 6 चरणों में इसका उत्पत्ति और विकास होता है। अब देखिए, पहला चरण क्या होता है? फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज
पहला स्टेज में क्या बनता है? स्टेशनरी फ्रंट इज डेवलप्ड। पहले चरण में अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। और ये कैसे होता है? इन फर्स्ट स्टेज स्टेशनरी फ्रंट डेवलप। हाउ? तो इट इज डेवलप्ड बाय टू डिफरेंट एयर मासेस। इसका विकास कैसे होता है? दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि जब एक दूसरे की ओर मूव करती है, when two air mass of different physical property move towards each other, जब एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उनकी जो भौतिक चरित्र है वो अलग अलग है दोनों का, तो इस कारण क्या होता है? वो मिल नहीं पाती है और उनके बीच एक क्या होता है? स्लोप डेवलप होता है, एक ट्रांजिशन जोन डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई वाताग्र। ठीक है? अस्थाई वाताग्र का निर्माण कब होता है? जब दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है, तो विपरीत चरित्र के कारण क्या होता है? वे आपस में मिल नहीं पाती, बल्कि उनके बीच क्या होता है? एक संक्रमण पट्टी का, एक ढलुआ पट्टी का विकास होता है, जिसे हम अस्थाई वाताग्र कहते हैं। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसमें मूवमेंट शुरू नहीं होता, नो मूवमेंट ऑफ एयर, नो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एयर टेक्स प्लेस, बट because of the two different air mass of different characteristics, physical characteristics move towards each other, because of their different physical feature, they fail to meet, so a transition zone is developed, and that transition zone is called stationary front. This is the first stage. कैसे होगा ये? तो मैं आपको फिगर बना के बता देता हूं। ये आपको एयर मास, कोल्ड एयर मास, कोल्ड एंड ड्राई एयर मास, और ये ड्राई एयर मास कहां से आ रही है? पोलर रीजन से आ रही है, पोलर रीजन से। और ये कौन मूव कर रही है? वेस्टर्लीज, वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास। So a slope is developed. This slope is called stationary front. Now, दूसरा स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? इन स्टेशनरी स्टेज नो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड टेक्स प्लेस। ओके, नाउ सेकेंड स्टेज। In second stage, what happened? Look here. The cold air mass forcefully tried to enter in the area of warm air mass. Okay? दूसरे चरण में क्या होता है कि ठंडी और शुष्क वायु राशि, what is air mass? We have discussed in the last video. So आप वहां देखिएगा एयर मास क्या होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोल्ड एयर मास फोर्सफुली इंटर करती है किसके एरिया में? वार्म एयर मास के एरिया में। और दूसरी तरफ वार्म एयर मास क्या होता है? उसके ऊपर जाना शुरू करता है। किसके ऊपर? कोल्ड एयर मास के ऊपर। सो अ वेव लाइक फ्रंट इज डेवलप्ड। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। किस तरह? इस तरह। This is cold air mass and this is warm air mass. तो सेकेंड स्टेज आते आते क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? स्टेशनरी फ्रंट। इन सेकेंड स्टेज वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक फ्रंट इज डेवलप्ड। लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू होता है। ओके?
वेब फ्रंट, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब फ्रंट भी कहते हैं, लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। थर्ड स्टेज, तीसरा स्टेज क्या होता है, मैच्योर स्टेज होता है, यानी कि अब सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज इज द मैच्योर स्टेज, यानी कि प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, किसकी, वाताग्र, इसकी चक्रवात की। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन। इसमें क्या होता है, इस मैच्योर स्टेज में प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज, थर्ड स्टेज है ये। मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में आपको द सर्कुलेशन ऑफ विंड, चक्रवात अपना पूर्ण रूप ले लेता है, ठीक है। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के पश्चिमी तरफ क्या होता है, तो कोल्ड फ्रंट डेवलप, कोल्ड फ्रंट, यानी कि शीत वाताग्र का विकास होता है। ईस्टर्न साइड की तरफ क्या होता है, वार्म फ्रंट का डेवलपमेंट होता है, वार्म फ्रंट, उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है, गर्म वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है, और सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या हो गया आपको, यानी कि पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं किसके, वाताग्र के, वो सारा पूरी तरह क्या होता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ये बीच का पार्ट कौन सा होता है, इसी को क्या कहते हैं, वार्म सेक्टर, वार्म सेक्टर, ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग उष्ण खंड। सो एवरी पार्ट ऑफ साइक्लोन वी कैन सी इन दिस स्टेज, ठीक है। तो तीसरा अवस्था में एकदम थर्ड स्टेज में आते आते साइक्लोन अपने पूरी तरह एकदम विकसित हो जाता है। थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज आता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, तो जो ये वार्म सेक्टर है ना, इसका एरिया कम होते चला जाता है। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड फ्रंट है उसका रैपिड एडवांसमेंट होता है किस साइड, टुवर्ड्स वार्म फ्रंट की तरफ। यानी कि चौथा स्टेज में कोल्ड फ्रंट किसके नजदीक पहुंचता है, तो वार्म फ्रंट के नजदीक पहुंच जाता है। जब वार्म सेक्टर के नजदीक पहुंचा, यानी कि देखिए दूसरा हम फिगर बना रहे हैं यहां, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कोल्ड फ्रंट है। क्या होगा कि ये जो एरिया है वार्म सेक्टर, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, उष्ण जो खंड है उसका क्षेत्र सिकुड़ता चला जाता है, ठीक है ना। वार्म सेक्टर जो है उसका एरिया कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज द फोर्थ स्टेज, ओके। पांचवा स्टेज क्या होता है, ऑकुलेशन स्टेज। अधिविष्ट वाताग्र की उत्पत्ति होती है पांचवें स्टेज में। ऑकुलेशन किसे कहते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, जब कोल्ड फ्रंट किसको ओवरटेक कर लेता है, वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेता है। व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक द वार्म फ्रंट, अर्थात ये पूरा वार्म सेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि जो कोल्ड वाताग्र है, कोल्ड एयर बहुत एग्रेसिव होती है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन दोनों एयर मास मिल नहीं पाती, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अलग है। लेकिन वो पुश करते चली जा रही है किसको, वार्म एरिया के सेक्टर्स में, वार्म एयर का जो एयर मास का जो एरिया है उसके अंदर वो घुसते चली जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है सिक्स्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में,
तो थर्ड स्टेज में क्या बना? मैच्योर स्टेज। तीसरा स्टेज मैच्योर स्टेज, सर्कुलेशन स्टार्टेड। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? वार्म सेक्टर छोटा होता चला जाता है, यानी कि कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो है वायु राशि, वो बहुत तेजी से इंटर करती है किसके क्षेत्र में? गर्म वायु राशि के क्षेत्र में। पांचवा स्टेज, फिफ्थ स्टेज क्या होता है? ऑकुलेशन स्टेज होता है। मतलब पांचवें चरण में अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। अधिशिष्ट चतुर्थ फिफ्थ स्टेज में क्या होता है आपको? पंचम अवस्था में ऑकुलेशन होता है, अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, अधिविष्ट ऑकुलेटेड स्टेज। अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, अर्थात इस स्टेज में क्या होता है कि कोल्ड जो फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट को कौन ओवरलैप कर लेता है? सॉरी, वार्म फ्रंट को कौन ओवरटेक कर लेता है? कोल्ड फ्रंट। और क्या कर देता है? कट कर देता है। क्या कट कर देता है? तो वार्म एयर मास का उसके सोर्स रीजन से जो कनेक्शन है उसको कट कर देता है। अर्थात पांचवें चरण में आते आते उष्ण वायु राशि का अपने ओरिजिन से, अपने जहां उत्पत्ति क्षेत्र है उससे संपर्क तोड़ देता है। कौन? ये ठंडी वायु राशि। यानी कि उष्ण वायु राशि का आप सप्लाई कम हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसके एरिया को कौन कवर कर लिया? कोल्ड एयर मास ने कवर कर लिया। यानी कि वार्म एयर मास लूजेज इट्स कनेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन एरिया वेयर दे आर ओरिजिनेटेड। जहां उसका निर्माण हुआ है वहां से उसने क्या कर दिया? संबंध खत्म हो गया। तो ऑकुलेशन मतलब पांचवा स्टेज। यहां क्या होता है? एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस स्टेज में ऑकुलेशन होता है आईएएस में, देखिएगा तो फिफ्थ स्टेज इज द ऑकुलेशन स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट ओवरटेक वार्म फ्रंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द वार्म एयर मास लूजेज इट्स कनेक्शन फ्रॉम किससे? द एरिया ऑफ ओरिजिन। यानी कि गर्म और आर्द्र वायु राशि अपने संपर्क, अपने उत्पत्ति क्षेत्र से अपना संपर्क तोड़ देती है, खत्म हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ किसका बहाव हो जाता है? कोल्ड एयर मास का। ठीक है। और फिफ्थ स्टेज क्या होता है? एंड ऑफ चक्रवात। सिक्स्थ स्टेज क्या हो गया? एंड ऑफ साइक्लोन। क्योंकि अब धरातल के सतह पर कोई भी वार्म एयर नहीं बचा, एयर मास नहीं बचा, सारा एयर मास कहां चला गया? ऊपर चला गया, जो भी बचा वो। तो फिफ्थ स्टेज इज द एंड ऑफ डेथ ऑफ साइक्लोन, डेथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। यानी कि पूरी तरह चक्रवात खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, वार्म एयर मास खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा वो ऊपर चला गया और बारिश होकर के खत्म हो गई। एन एंटायर एरिया क्या हो जाता है? ऑक्युपाइड बाय कोल्ड एयर मास। और संपूर्ण क्षेत्र को कौन, संपूर्ण क्षेत्र पर क्या बहने लगता है? कोल्ड एयर मास, ठंडी वायु राशि का संचलन शुरू हो जाता है। So these are the 6 stages in which the temperate cyclone takes birth and completed its cycle. पहला क्या बनेगा? स्टेशनरी फ्रंट। दूसरा वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक फ्रंट विल डेवलप। तीसरा मैच्योर स्टेज। चौथा क्या होता है? श्रिंकिंग ऑफ वार्म सेक्टर। यानी कि चौथे स्टेज में क्या हो? तीसरे स्टेज में मैच्योर मतलब क्या होगा? कंप्लीट सर्कुलेशन विल स्टार्ट। चौथा स्टेज में क्या होगा? उष्णखंड छोटा होता चला जाएगा। पांचवा में ओकुलेशन मतलब वार्म सेक्टर, वार्म फ्रंट
विल बी ओवरटेकन बाई कोल्ड फ्रंट। कौन उसको ले लेगा? वार्म कोल्ड फ्रंट उसको ओवरलैप कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी, उसके आगे बढ़ जाएगी। और छठे में क्या होगा? सिक्स्थ इज द एंड, डेथ ऑफ साइक्लोन। तो इन 6 चरणों में किसका विकास होता है? साइक्लोन का। देयर आर 6 स्टेजेस इन विच आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है और उसका अंत होता है। ठीक है, अब देखिए यहां एक और चीज मैं बता रहा हूं, और ये भी याद रखिएगा कि ये कैसे, किस साइड मूव करता है ये? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ता है। और क्या करता है? महाद्वीपों के किस तट को प्रभावित करता है? ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को, महाद्वीपों के पश्चिमी तट को क्या करता है? प्रभावित करता है। और क्यों वेस्ट की तरफ मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ये पश्चिम से पूरब की तरफ क्या होती है? मूव करती है। अब इससे हम वेदर एसोसिएशन क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या, बहुत आसानी से इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कब क्या आएगा। बहुत आसानी से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को मालूम चल जाता है कि कब कौन क्या क्या आएगा। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये वेस्टर्न कंट्रीज के क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज का आपको यूरोप है ये, और ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। साइक्लोन का डेवलपमेंट हो गया है, ओके। अब ये किस साइड मूव करेगी? दिस साइड, ठीक है। और किसके इंफ्लुएंस में आकर के मूव करेगी ये? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, पछुआ हवा के प्रभाव में आकर। अब देखिए ये कौन सा है? दिस इज वार्म सेक्टर। ये कौन सा है? वार्म फ्रंट है। ये कौन सा है? वार्म सेक्टर है। ये वार्म सेक्टर यानी कि उष्ण खंड है। ये कौन सा है? गर्म वाताग्र है, उष्ण वाताग्र है ये। और ये कौन सा है? शीत वाताग्र है। आपको बता चुके हैं कौन कौन से पार्ट होता है। ऊपर कौन सा है? शीत खंड, कोल्ड सेक्टर। दिस इज कोल्ड फ्रंट, दिस इज वार्म सेक्टर एंड दिस इज वार्म फ्रंट, ओके। अब देखिए ये मूव करेगा किस साइड? वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आगे की तरफ। आपको इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा ए प्लेस है यहां, ठीक है। बहुत आसानी से प्रेडिक्शन कर लिया जाता है कि ये क्या आने वाला है? साइक्लोन आने वाला है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को इट इज डिफिकल्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन को शुरुआती चरण में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो नंबर ऑफ आइसोबार्स क्या होते हैं? कम होते हैं। मैंने लिखा चुका हूं, देख लीजिएगा वीडियो में। अभी देखिए आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा, सबसे पहले क्या होता है? नाइट में जो चंद्रमा, चंदा मामा जो भी है, मून है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? हेलो डेवलप हो जाएगा। प्रभामंडल जिसको कहा जाता है, भगवान जी के सामने देखे होंगे ऐसे चरखी घूमते रहता है, जस्ट लाइक दैट। तो हेलो डेवलप्स अराउंड मून। मून के चारों तरफ क्या विकसित हो जाता है? हेलो डेवलप हो जाता है और टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। अब बताइए सबसे पहले साइक्लोन का कौन सा पार्ट पहुंचेगा? सबसे पहले साइक्लोन का कौन सा पार्ट आएगा?
तो वार्म फ्रंट इस एरिया में आएगा। और वार्म फ्रंट में क्या होता है, पिछला वीडियो में देखिएगा, वार्म फ्रंट के सहारे क्या होता है, दिस इज कोल्ड, दिस इज वार्म फ्रंट, ये क्या है, उष्ण वाताग्र हो गया, ये शीत वाताग्र हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, ये कोल्ड फ्रंट हो गया, ये कोल्ड फ्रंट शीत वाताग्र, ये उष्ण वाताग्र हो गया, वार्म फ्रंट हो गया। ये वार्म फ्रंट के सहारे क्या होता है, किसका राइज होता है, वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा उठती है, गर्म वायु राशि उठती है एंड स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। ओके और पूरा आकाश जो है बादलों से भर जाता है। लेकिन वर्षा कैसे होती है, वर्षा जो होती है, रेनफॉल टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल। वर्षा जो होती है वो ड्रिजलिंग फॉर्म में होती है, फव्वारे के रूप में वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, बट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज क्या होता है, लॉन्ग। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस बट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज लॉन्ग। वर्षा की मात्रा कम होती है, फव्वारे के रूप में वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा नहीं होती, चमक के साथ गरज के साथ वर्षा नहीं होती। लेकिन वर्षा लंबे समय तक होगी क्योंकि यह रुकता है, वर्षा लंबे समय तक होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। किस फॉर्म में होगी वर्षा, ड्रिजलिंग फॉर्म में, आपको फव्वारे के रूप में वर्षा होगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा चक्रवात का, पहला आ गया, चक्रवात के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बता चुके हैं। ये कौन सा है, उष्ण वाताग्र, उसके बाद क्या है, उष्ण खंड, वार्म सेक्टर, दिस इज वार्म फ्रंट, दिस इज वार्म सेक्टर, उसके बाद क्या है, शीत वाताग्र, यहां क्या है, कोल्ड फ्रंट, और उसके बाद ऊपर कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, शीत खंड का, कोल्ड सेक्टर। तो जब इसके बाद ये जैसे आगे बढ़ेगा, एक के बाद आगे ये बढ़ जाएगा, कौन सा, क्योंकि हमेशा पुश होते रहेगा, तो यहां फिर क्या आएगा, दूसरा आएगा उष्ण खंड, क्योंकि आगे बढ़ते रहेगा तो सबसे पहले ए के पास क्या आएगा, ये वार्म फ्रंट आएगा, फिर वार्म फ्रंट जैसे आगे जाएगा वैसे क्या आ जाएगा, वार्म सेक्टर आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और वार्म सेक्टर क्या करेगा, क्लियर स्काई को क्लियर कर देगा और एबंडेंट सनशाइन, आकाश साफ हो जाएगा, सूर्य की रोशनी खूब तेज धूप निकलेगी, लेकिन ड्यूरेशन कम होगा इसका, 1 दिन 2 दिन इस तरह होगा, 4 दिन 5 दिन इस तरह करके होगा। फिर क्या आएगा, उसके बाद जैसे ये क्रॉस करेगा लोग समझ जाते हैं, देखिए पहले समझ हेलो आ गया तो क्या समझेंगे लोग कि उष्ण वाताग्र आने वाला है, तो ये लंबा समय रहेगा, कुछ दिन 5 दिन 10 दिन रहेगा, वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी, ड्रिजलिंग फॉर्म में होगी। उसका जानते हैं कि जैसे ये खत्म होगा तो क्या शुरू होगी, वार्म सेक्टर आएगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल राइज, अबंडेंट सनशाइन, और ये 3 4 5 दिन रहेगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, कोल्ड सेक्टर, सॉरी क्या आएगा, कोल्ड फ्रंट आएगा। कोल्ड फ्रंट के सहारे क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूं, हेवी रेनफॉल विथ थंडर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल मोर बट ड्यूरेशन विल लेस। वो शीत वाताग्र के सहारे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा, वर्षा ज्यादा होती है, ड्यूरेशन कम होता है, कम समय के लिए वर्षा होती है, एकदम काले काले बादल आ जाते हैं, खूब तेज वर्षा होती है, थंडरस्टॉर्म के साथ चमक बिजली चमकता है, सब कुछ होगा, बट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा होगा, ड्यूरेशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो उसके बाद शीत वाताग्र आ गया, और शीत वाताग्र जैसे खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, कोल्ड सेक्टर, खूब ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। और ब्रिटेन जैसा देश जहां एक दिन में आप 4 ऋतु देख सकते हैं, 4 4,
पहले उष्ण वातावरण, छोटा अगर बन गया साइक्लोन, तो आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, एकदम धूप निकला हुआ है, तुरंत लोग क्या किए, छाता लगा लिए, ठीक है, छाता लगाएं, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद देख रहे पूरा आकाश खाली हो गया और सब लोग थोड़ी देर बाद क्या किए, पूरा कोट ओवर टाइप स्वेटर वगैरह पहन लिया। तो इन 1 डे यू कैन सी 4 टाइप ऑफ वेदर, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, शीतखंड आ जाएगा। लोग को मालूम है कि शीत वातावरण आ गया, ज्यादा वर्षा हो रही है, वर्षा का अमाउंट ज्यादा है लेकिन ड्यूरेशन कम है, तो शीत वातावरण है। अब इसके बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, तो पीपल ऑफ दैट एरिया क्या कर लेते हैं, इजिली अपने आप को उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अब एक वातावरण खत्म हो गया, आगे बढ़ गया, दूसरा वातावरण फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपको, द वेदर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अब आता है, तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न आपको यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा कहां मिलेगा, वेस्टर्न अमेरिका, यहां आपको डेवलप होता है, इसका इफेक्ट पड़ेगा किसका, तो टेम्परेट साइक्लोन का, ठीक है। उसके बाद तो ये पूरी तरह क्या था, ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए थोड़ा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रॉपिकल ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस किया, टेम्परेट साइक्लोन का। कितने चरण में होता है, 6 स्टेजेस। कौन सी थ्योरी है, पोलर फ्रंटल थ्योरी। किसने दिया, वी वर्कनेज और उनके बेटा ने, जे वर्कनेज उनका भी शायद नाम था, हाँ वी और जे, हाँ जे वर्कनेज। वी वर्कनेज पिताजी का नाम था, जे वर्कनेज बेटा का नाम था। इन दोनों ने मिल करके, वी वर्कनेज एंड जे वर्कनेज, ठीक है। उनका स्पेलिंग क्या है, वी बी जे, जे साइलेंट है, वर्कनेस जे वर्कनेस। ये स्वीडन के दोनों क्या थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। स्वीडन के क्या थे, ये मौसम विज्ञानी थे, जलवायु विज्ञानविद थे, ये सब मेट्रोलॉजिस्ट। उन्होंने ये थ्योरी दिया था, पोलर फ्रंटल थ्योरी। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां उत्पन्न होता है, तो ट्रॉपिक्स, ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच, बट किसको छोड़ करके, इक्वेटर के अराउंड नहीं होता। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ नहीं होता, क्योंकि एक तो इक्वेटर पे आपको कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल जो है वो शून्य होता है, और 5 डिग्री के आसपास क्या होता है, बहुत ही फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए, कॉरियोलिस बल ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, हम लोग ने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग मैं सब बता चुका हूं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वह चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है, और मुख्य रूप से इनकी उत्पत्ति 8 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्पीड मिनिमम कितना होती है, 32 किलोमीटर पर आवर से मैक्सिमम 200 से ज्यादा,
220, 225 तक चला जाता है, सुपर साइक्लोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो पहला कंडीशन क्या है? क्लोज्ड सी, बंद महासागर या बंद सागर। पहला कंडीशन तो यह होनी चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति खुले महासागरों में नहीं होती। ट्रॉपिकल साइक्लोन डज नॉट टेक बर्थ इन, कहां है? ओपन सी और ओशन। इट रिक्वायर्स इनक्लोज्ड और क्लोज्ड सी, बे। ठीक है, खाड़ी में जन्म ले लेंगे या फिर आपको बंद महासागरों में इनकी उत्पत्ति होगी। दूसरा, द टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर, सरफेस, ओशन सरफेस पे, ओशन पे जन्म लेते हैं ये, और जैसे ही ये किस पे, लैंड में पहुंचते हैं, वैसे ही इनका खत्म हो जाता है। तो सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए ओशन का? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। ओके। तीसरा कंडीशन क्या है? लगभग 60 से 70 मीटर समुद्री जल क्या होना चाहिए? गर्म होनी चाहिए। मैं मतलब ओशन वाटर शुड वार्म अप टू 60 to 70 मीटर। सो 60 से 70 मीटर तक गहरा जल क्या होनी चाहिए? वहां तक 60 से 70 मीटर तक उस एरिया का समुद्री जल जो है वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, तीसरा। चौथा क्या होना चाहिए? कॉरियोलिस फोर्स शुड नॉट बी 0। कॉरियोलिस बल शून्य नहीं होना चाहिए और कम, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा, चौथा हो गया, और पांचवा रीजन, abundant moisture should be in the upper atmosphere of that area। और उस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? उस क्षेत्र के वायुमंडल में, जहां इसको उत्पत्ति हो रही है, उस क्षेत्र के वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में क्या होनी चाहिए? मॉइस्चर होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। तभी क्या होगा? इसकी उत्पत्ति होगी। दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं जस्ट एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है? अरेबियन सी है। दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है दोनों। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बोथ आर ऑन सेम लैटिट्यूड। दोनों क्या है? एक, लगभग एक ही अक्षांश में स्थित है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मोर इन बे ऑफ बंगाल विथ रिस्पेक्ट टू अरेबियन सी। लेकिन हम क्या देखते हैं? बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या अरब की खाड़ी से ज्यादा होती है। मतलब इस बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें कम उत्पन्न होते हैं। आखिर ऐसा कारण क्या है? सभी जगह कंडीशन लगभग एक जैसा है, सिर्फ एक कारण। वो कारण क्या है? नंबर 5, एबंडेंट क्या चाहिए? मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। यानी कि बंगाल की खाड़ी में हम क्या देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो ऊपरी वायुमंडल है वहां मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है? क्या कारण है? तो याद रखिए, बंगाल की खाड़ी में बड़ी बड़ी नदियां आकर गिरती है। ठीक है, आपको म्यांमार में इरावदी आके गिरती है, फिर आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब, मेघना,
ठीक है, ये सब आके गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या लेके आती है? फ्रेश वाटर लेके आती है। और फ्रेश वाटर क्या होता है? लाइटर देन ओशनिक वाटर। फ्रेश वाटर लेके आती हैं नदियां, और नदियों का जल क्या होता है? हल्का होता है। उसमें किसकी मात्रा कम होती है? सॉल्ट की मात्रा कम होती है, लवणता कम होती है, हल्की होती है। इसलिए क्या हो जाती है? आसानी से सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो वाष्पीकृत होकर के कहां चली जाती है? ऊपरी वायुमंडल में। लेकिन आप अरब सागर में देखिए, नर्मदा, तापी, यहां सिंधु, लेकिन इन नदियों पर तो बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं। वाटर की मात्रा भी क्या है? बहुत कम होती है। तो बे ऑफ बंगाल में, चूंकि शुष्क एरिया भी है यहां इस पूरे एरिया में, तो बे ऑफ बंगाल, सॉरी क्या कहते हैं, अरब सागर में के ऊपरी वायुमंडल में हमें क्या मिलता है? आर्द्रता की मात्रा कम मिलती है। और बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा मिलती है आर्द्रता? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां आके गिरती हैं। नदियों का जल क्या होता है? खारा नहीं होता, नॉट सेलाइन, lighter than the oceanic water, so they easily evaporate and supply huge amount of moisture in the upper atmosphere. ठीक है, तो ये कंडीशन हुए किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एक फोटो बना के समझा देता हूं जल्दी से। और इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, देयर इज नो एनी थ्योरी गिवन प्रोपाउंडेड बाय एनी ज्योग्राफर और मेट्रोलॉजिस्ट, किसी ने भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं दिया इसके बारे में। हाँ, एक ही चीज है, टेम्परेचर। अब जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन है, अब सपोज कीजिए क्लोज्ड सी हो गया, सी हो गया, यहां का टेम्परेचर क्या हो गया? 27, मोर देन 27। अब क्या होगा? द एयर फ्रॉम अदर एरिया, भी लो प्रेशर हो गया ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लो प्रेशर आसपास क्या है? हाई प्रेशर है। याद रखिएगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं, सापेक्ष होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मुकेश अंबानी के पास 1,00,000 करोड़ रुपया है, 1,00,000 करोड़, अनिल अंबानी के पास 99,000 करोड़ है, इन दोनों में गरीब कौन है? इन दोनों में गरीब अनिल अंबानी हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से गरीब नहीं है। ये क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, विथ रिस्पेक्ट है। उसी तरह अगर मैं यहां कहूं लो प्रेशर, तो मान लीजिए उसके आसपास क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक है, तो क्या होगा? द एयर विल रस, विंड यहां रस करेगी क्योंकि ये अगल बगल हाई प्रेशर है। और लो प्रेशर, हमने कहा कि जैसे प्रेशर डिफरेंस होगा वैसे ही क्या होगा? एयर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, उसी को विंड कहा जाता है। अब क्या होगा? ये मूव करेगी लेकिन यहां पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? कि यहां पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, वो गर्म होकर के ऊपर उठ गई। जैसे मान लिया कि यहां कितना है? 27 डिग्री, ठीक है, और यहां टेम्परेचर है 30 डिग्री, यहां टेम्परेचर है 29 डिग्री, यहां 28 डिग्री। तो जैसे जैसे यहां से एयर मूव की, तो एयर जैसे जैसे मूव करेगी तो क्या होगा? ठीक है, सॉरी, यहां क्या है? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, यहां कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां 27 डिग्री आ गई, तो जैसे यहां एयर पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी? गर्म होकर के इट विल गो अपवर्ड। यहां 25 डिग्री है, यहां 26 डिग्री होगा, तो क्या होगा? एयर गर्म हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, यहां पहुंचते पहुंचते ऊपर उठ गई। उसी तरह यहां भी क्या है? एयर पहुंची यहां से और ऊपर उठ गई गर्म होकर के, और क्या हो गया? मूव करना शुरू कर दी इधर उधर। दिस एरिया इज कॉल्ड द आई ऑफ साइक्लोन। इसी एरिया को आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। यानी कि देखिए, ये क्या हो गया? आई हो गया, यहां से एयर मूव की, ऊपर उठ गई, यहां से एयर आई, मूव कर गई, ऊपर उठ गई, ठीक है ना? और उठेगी तो क्या होगा? मॉइस्चर एयर है, मॉइस्चर लेके गई और क्या कर दी? चारों तरफ बारिश करना शुरू कर दी। दिस इज कॉल्ड द आई ऑफ
साइक्लोन। ठीक है, अब देखिए पूर्वा हवा के प्रभाव में, पूर्वा यानी कि कौन सा, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर विनाश लाती है। ठीक है, इसका मैंने कहा इसकी जीवन काल जो है बहुत ही कम होता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अधिक से अधिक। और जैसे पहुंचती है कहां, कोस्टल एरियाज में, जैसे टच करती है लैंड को, वैसे ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में उन्होंने क्या पढ़ा, इनकी उत्पत्ति का कारण पढ़ा, दोनों साइक्लोन की। तो आप लोग इस वीडियो के पहले वाताग्र जरूर देखिएगा, आप वायु राशि, वाताग्र और दोनों चक्रवातों के बारे में डिफरेंसेस क्या क्या थे, चक्रवात का एक अलग से वीडियो है, और इसमें इन दोनों की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या की। क्या नहीं, ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।